हाय एवरीवन, मैं अमित मौर्य। वेलकम टू ऑल इन ग्रो मोर क्लासेस। देखो गाइज, इससे पहले जो हमारी क्लासेस चल रही थी इस चैनल पर, वो हिस्ट्री से रिलेटेड क्लासेस थी हमारी। मेनली हिस्ट्री में बोले तो हम मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। लगभग हमारी 7 से 8 क्लासेस मॉडर्न हिस्ट्री पे हुई है। जो हमारी क्लासेस किसी कारणवश रुक गई थी, बट हम उस पर रेगुलर रहेंगे क्योंकि हमने आपसे पूरा कोर्स कराने का वादा किया है। बट अभी जो हमने फोकस किया है वो स्टैटिक जीके को भी हम सोच रहे हैं कि हम मॉडर्न हिस्ट्री के साथ कवर करें, बिकॉज कुछ एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आपके जिसमें स्टैटिक जीको का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है। क्लियर है? तो मॉडर्न हिस्ट्री तो आपकी चल ही रही है, इसमें कल क्लासेस अपलोड कर दी जाएगी हमारी तरफ से, जो भी हमारे टॉपिक्स बचे हैं अभी। इसके अलावा जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना स्टैटिक जीके में, जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा जैव विविधता, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है? तो आज का जो हमारा स्टैटिक जीके का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जैव विविधता। देखो, सबसे मेन ये है कि जैव विविधता है क्या। अब इसको हमें समझना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब जैव विविधता, देखो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनको कुछ वर्ग में डिवाइड किया जाता है, जिसको बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन, इसको हिंदी में बोला जाता है खाद्य श्रृंखला। ठीक है, खाद्य श्रृंखला। अब जैसे एक वर्ग होता है उत्पादक, इसको बोला जाता है प्रोड्यूसर। इसके अलावा जो पोषण स्तर द्वितीय पे रहते हैं इसको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर। क्लियर है? इसके अलावा जो पार्ट्स रहते हैं हमारे द्वितीयक उपभोक्ता, और जो हमारे चौथे नंबर पे या चौथे पोषण स्तर पर रहते हैं इनको बोलते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। देखो, अब उत्पादक में ऐसे जीवों को रखा जाता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो। देखो, जीव या सजीव, जैसे ही हम बोलेंगे सजीव तो आप लोग तुरंत समझ लेना, ऐसे सभी जीव जंतु पेड़ पौधे जिनमें ग्रोथ होती है, ग्रोथ जिसमें विकास के गुण रहते हैं, उन सभी जीव जंतुओं पेड़ पौधों को हम सजीव की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है? तो उत्पादक वर्ग में ऐसे सजीव या जीवों को रखा जाता है जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। ठीक है? तो उत्पादक में ऐसे सजीवों को रखा जाता है जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। अब ये भोजन का निर्माण कैसे करते हैं? तो ये प्रकाश से क्या करते हैं? क्लोरोफिल क्रिया के द्वारा अपना ग्रोथ करते हैं। कौन? उत्पादक। इसके अलावा कुछ ऐसे सजीव भी होते हैं जो रसायन संश्लेषी होते हैं। तो इनकी दो कैटेगरी है, एक बोला जाता है रसायन संश्लेषी, एक होता है प्रकाश संश्लेषी, एक होता है रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी में ऐसे सजीवों को रखा जाता है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपनी ग्रोथ करते हैं, और रसायन संश्लेषी में ऐसे सजीवों को या ऐसे जीवों को रखा जाता है जिनको प्रकाश की तो आवश्यकता नहीं होती, परंतु वो कुछ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अपना ग्रोथ करते हैं। ठीक है? तो उत्पादक वर्ग में हमने ऐसे जीवों को रखा जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है? ये किसी पर निर्भर नहीं होते। ठीक है? अब देखो, प्राथमिक उपभोक्ता ऐसे सजीव इस श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, ऐसे सजीव जो भोजन हेतु उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। ऐसे सभी सजीवों को हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। क्लियर है? जो डायरेक्ट रूप से किस पर निर्भर है? उत्पादक पर। इसको पोषण स्तर फर्स्ट बोला जाता है, और प्राथमिक उपभोक्ता में जो जीव आएंगे उनको पोषण स्तर सेकंड की श्रेणी में रखा जाता है। क्लियर है? अब द्वितीयक उपभोक्ता क्या रहते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। इसमें मेनली मांसाहारी जीवों को रखा जाता है, मांसाहारी जीव।
ऐसे जीव जो जो भोजन हेतु प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर हैं, प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर। तो इनका जो पोषण स्तर रहेगा, ये पोषण स्तर सेकंड के जीव हैं। उत्पादक में देखो, हम मान के चलते हैं इसमें पेड़ पौधे, घास, ठीक है, इन सभी सजीव को रखा जाता है जो प्रकाश की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन का निर्माण करते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। अब प्राथमिक उपभोक्ता जो डायरेक्ट रूप से उत्पादक पर निर्भर है, इसके अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा जाएगा जो उत्पादक को खाते हैं, यानी कि गाय, इसके अंतर्गत हम खरगोश ले लेते हैं, ठीक है। सभी शाकाहारी जो घास फूस खाकर जीवित रहते हैं उनको प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। और प्राथमिक उपभोक्ता जो निर्भर रहेगा उत्पादक पर, ठीक है। इससे अगली श्रेणी रहती है द्वितीयक उपभोक्ता, इसको पोषण स्तर 3 के जीव बोलते हैं, पोषण स्तर 3। अब द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारियों को रखा जाता है। अब मांसाहारी क्या करेगा, ये प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करता है। जैसे कि खरगोश ले लो, इसमें आपका शेर, बाघ, चीता, कुछ मांसाहारी जीवों को रखा जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं। इसके अलावा कुछ तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता में ऐसे जीवों को रखा जाता है जो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता, या यूं कहा जाए द्वितीयक उपभोक्ता से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात कहा जाए इनको तो इनको बोला जाएगा सर्वाहारी। ये कुछ भी खा लेंगे, सर्वाहारी। इसके अंतर्गत मेनली सबसे जो मेन सर्वाहारी है मानव है। इसके अलावा कौवा, मुर्गा भी आप इसके अंदर डाल सकते हो, बिकॉज मुर्गा फीड भी खाता है, दाने भी खाता है, और इसके अलावा ये कीड़े मकोड़े भी खाता है। क्लियर है। इसके अलावा मनुष्य ऐसा जीव है जो उत्पादक, यानी कि जैसे कि आपका जो पेड़ पौधों में हम गेहूं को भी रखते हैं, चावल को भी रखते हैं, दालें भी आ जाएगी इसमें, तो मनुष्य इन सभी चीज़ों को भी खाता है। क्लियर है। तो मानव ऐसा जीव है जो तृतीयक उपभोक्ता में रखा जाता है। अब देखो हम इस टॉपिक के माध्यम से समझना क्या चाह रहे थे। अब देखो क्या होता है कि जो आपका उत्पादक है, सपोज करो हम, देखो यहाँ पर अगर हम उत्पादक को ढकते हैं, सपोज करो हमने इस श्रेणी के समस्त सजीवों को नष्ट कर दिया, तो क्या प्राथमिक उपभोक्ता अपना जीवन रेगुलर कर पाएंगे? बिकॉज प्राथमिक उपभोक्ता तो डायरेक्ट रूप से किस पर निर्भर है, उत्पादक पर। तो प्राथमिक उपभोक्ताओं का तो जीवन मुश्किल हो जाएगा ना, और जल्दी इनकी मृत्यु हो जाएगी। चलो ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं अगर प्राथमिक उपभोक्ताओं को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए तो क्या द्वितीयक उपभोक्ता अपना जीवन बचा पाएगा? अगर प्राथमिक उपभोक्ताओं को हम नष्ट कर देते हैं पृथ्वी से, तो द्वितीयक उपभोक्ताओं का भी जीवन संकट में पड़ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम ओनली समझना ये चाह रहे हैं कि पृथ्वी पर प्रत्येक जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर इनमें से किसी भी श्रेणी का ह्रास होता है तो समस्त जीव प्रजाति को प्रॉब्लम होगी। क्लियर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो विविधताएं होती हैं, विविधताएं यानी कि डाइवर्सिटी, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त प्रकार के जीवों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। क्लियर है आपको? यहां हम एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। तो इसकी जो डेफिनेशन निकलेगी सिंपल सी, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी।
कहा जाता है। तो हमारा जो टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, हमने बड़े ही इजी वे में बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पर कवर किया है। बिकॉज हमें मालूम है कि पृथ्वी पर, अब मालूम हो गया हमें कि पृथ्वी पर प्रत्येक जीव जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। अगर इस चैन में किसी को भी नुकसान होता है, अगर इस चैन में किसी को भी नुकसान होता है तो उससे जो आगे की जो पोषण स्तर है उसको भी ह्रास होगा, उसको भी हानि होगी। तो हमें क्या है यहाँ पर समझ में आ रहा है कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीव जरूरी हैं और कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाली समस्त जीवों की विविधता को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब देखो क्या होता है, इसके जनक देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी का यानी कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग WC रोजेन द्वारा किया गया। WC रोजेन द्वारा 1905 में किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो हमारा आंसर क्या होगा, WC रोजेन द्वारा सर्वप्रथम 1905 में जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो देखो, अब जैव विविधता के प्रकार देखते हैं हम, कितने टाइप्स में हम जैव विविधता को डिवाइड करते हैं। क्लियर है? तो जैव विविधता के प्रकार, ठीक है। देखो मेनली हम जैव विविधता को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैव विविधता की पहचान कितने पार्ट्स में की जाती है, जैव विविधता के कितने प्रकार है, 3। जो पहला पार्ट है इसको बोलते हैं अनुवांशिकी जैव विविधता। इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी है इसको बोलते हैं प्रजाति जैव विविधता। और जो थर्ड स्थान पर रखा जाता है, जो थर्ड कैटेगरी है इनकी, इसको बोला जाता है सामुदायिक या पारितंत्र जैव विविधता। क्लियर है? अब हमें इनके पार्ट्स को पढ़ना है कि जैव विविधता को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने प्रकार है, जैव विविधता की पहचान किस प्रकार होती है। तो हमारा जो देखो पहला पार्ट है, पहली कैटेगरी है आनुवांशिकी जैव विविधता, यानी कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। देखो हम सभी को मालूम है, सपोज करो कुत्ता है, कुत्तों की बहुत सारी प्रजातियां होती है, जैसे कि आप ले लो जर्मन, लेब्रा, भूटानी। क्लियर है? ये प्रजाति तो कुत्ते की है सभी, परंतु इसमें कुछ अंतर रहता है। जर्मन कुत्ते की कुछ अलग अलग नैन नक्श होंगे, लेब्रा के कुछ अलग नैन नक्श रहेंगे, भूटानी कुत्ते के कुछ अलग नैन नक्श रहेंगे। तो इसका हम मालूम कैसे करते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो भैया हम डीएनए के आधार पर जीवों को, यानी कि आनुवांशिकी, डीएनए के आधार पर हम जीवों को आनुवांशिकी जैव विविधता के अंतर्गत काउंट करते हैं। आनुवांशिकी विविधता के अंतर्गत काउंट करते हैं। ठीक है? देखो जिस प्रकार गेहूं, जौ, मक्का आदि सभी एक ही जाति की, एक ही प्रजाति की क्या है, विभिन्न किस्में हैं। देखो जो आपका गेहूं, जो मक्का जो हम खाते हैं एज अ फूड के रूप में, ये सभी एक ही जाति या प्रजाति के अंतर्गत आती है, परंतु इसमें चेंजेस किस प्रकार देखा जा रहा है? इसमें जो चेंजेस मिल रहा है हमें इनके आनुवांशिकी लक्षणों के आधार पर मिल रहा है। तो जीवों में उनके आनुवांशिकी गुण के कारण जो विविधता पाई जाती है उसको हम आनुवांशिकी जैव विविधता के नाम से संबोधित करते हैं। आई होप यहाँ पे आपको आनुवांशिकी जैव विविधता
हम किस प्रकार कंप्लीट किया है, हमने इसको किस प्रकार देखा है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। देखो अब सेकंड देखना है हमें, प्रजातीय जैव विविधता। प्रजातीय जैव विविधता, अब प्रजातीय जैव विविधता क्या होती है, हम इसको इस पर प्रकाश डालते हैं। सेकंड नंबर पे है प्रजातीय जैव विविधता। इंग्लिश में बोला जाता है इसको स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। देखो हम सभी को मालूम है पृथ्वी पर बहुत सारी प्रजाति निवास करती है, जैसे कुत्तों की प्रजाति ले लो, ठीक है, यहाँ पे घोड़ों की प्रजाति ले लो, शेरों की प्रजाति ले लो, पेड़ पौधों की प्रजाति ले लो, घास में भी बहुत सारे इसमें प्रजाति होती है, ठीक है। जो घास से संबंधित रहेगा वो एक प्रजाति के अंतर्गत रखा जाएगा, कुत्तों को एक प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है, इसी प्रकार घोड़ों को, खच्चर को, ठीक है, हिन्नी को एक ही प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है। शेरों को भी बहुत सारे क्या हो सकते हैं, पार्ट्स हो सकते हैं उनके आनुवंशिकी लक्षण के आधार पर, परंतु इन सभी की एक प्रजाति होती है। क्लियर है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवों को हम एक प्रजाति में रख सकते हैं, जैसे कि मानव। सभी को मालूम है कि जो मनुष्य का विकास हुआ है वो वानर से हुआ है, बंदरों से हुआ है, और बंदरों और मानव के कुछ जो लक्षण होते हैं वो मिलते जुलते हैं। तो इसी आधार पर कहा जाता है कि मानव जो है वो कहीं ना कहीं वानरों के काफ़ी समीप रहा है। इसी प्रकार कुत्तों की एक अलग प्रजाति होती है, घोड़ों की एक अलग प्रजाति होती है, शेरों की अलग अलग प्रजाति होती है, घास की एक अलग प्रजाति होती है। इसी प्रकार मानव की भी एक अपनी एक पहचान है, एक प्रजाति है। तो प्रजाति के आधार पर जैव विविधता की पहचान किस प्रकार की जा रही है हमें क्लियर हो गया है यहाँ पर। इसके अलावा जो थर्ड पार्ट है हमारा सामुदायिक या फिर पारितंत्र जैव विविधता। देखो पारितंत्र होता क्या है मेनली, देखो एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले समस्त जीवों में पाई जाने वाली विविधता को, एक निश्चित क्षेत्र की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, जीवों की और विविधता की। तो एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले समस्त जीवों में पाए जाने वाली विविधता को हम सामुदायिक बोल सकते हैं, या सामुदायिक या पारितंत्र जैव विविधता, ठीक है। जैसे कि हम एक तालाब मान लेते हैं, तालाब का भी एक स्वयं का पारितंत्र रहता है, और तालाब में कुछ स्पेसिफिक जीव ही मिलेंगे। जिस प्रकार सभी को मालूम है समुद्र है आपका, अगर समुद्र है तो समुद्र में सबको पता है एक निश्चित प्रकार के क्या मिलेंगे, जीव। इसी प्रकार हमें मालूम है अगर रेगिस्तान की बात की जाए तो रेगिस्तान में भी एक निश्चित प्रकार के जीव मिलेंगे। इसी आधार पर ले लो आप घास के मैदान, तो घास के मैदान में भी एक निश्चित प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जो एक समुदाय के रूप में क्या रहते हैं, सह अस्तित्व बनाए रखते हैं, एक समुदाय के रूप में एक दूसरे से क्रिया करते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और जीवित रहते हैं। तो इस आधार पर जो जैव विविधता का जो हम देख रहे हैं डिफरेंस, उसको बोला जाता है सामुदायिक या पारितंत्र जैव विविधता। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जैव विविधता को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। हमने यहाँ पर देखा है 3 पार्ट। पहला आनुवांशिकी के आधार पर, सेकंड है इनकी प्रजाति के आधार पर, और थर्ड है इनके पारितंत्र या समुदाय के आधार पर। जीवों में जो विविधता पाई जाती है उसी के आधार पर हम जीवों को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आई होप यहाँ पे आपको जैव विविधता के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर हुए होंगे। जो हमारी अब नेक्स्ट क्लास रहेगी वो कल अपलोड हो जाएगी, जैव विविधता का सेकंड पार्ट। क्लियर है। अभी लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लगभग 20 मिनट हो गए हमें, तो इसलिए जो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा वो हम नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट डे अपलोड करेंगे। नेक्स्ट डे अपलोड। बाकी जिसको वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो,
वो सभी सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। ओके, थैंक यू।